टेंथ मैथमेटिक्स में रियल नंबर चल रहा है, पार्ट 42वां। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। प्रश्नावली 1.3 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले 2-3 पार्ट से इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है। इसमें पहले की तरह हम लोग साबित करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। उल्टा मान करके चलेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे। इसके आधार पर अंत में साबित होगा जो परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो √5 को परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां अंश और हर दोनों पूर्ण अंक होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए, और हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 बराबर अंश और हर में कुछ भी मान सकते हो। चलो मान लेते हैं P और Q, P बटा Q अंश बटा हर के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, जहां पर P एवं Q पूर्णांक है, पूरा पूरी अंक, तथा Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य छोड़ करके जो भी दो। तो ये हो गया √5 बराबर P/Q। मान लो P का मान अगर 20 है और Q का मान 30 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे P/Q, यानी 20/30 लिखेंगे। इसको बदल लेंगे सह अभाज्य संख्या में। सह अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके अंश एवं हर में एक के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं हो। अर्थ ये हुआ 20/30 को सह अभाज्य संख्या में को प्राइम नंबर में बदलना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड सीधे कर लेंगे। तो 1 दूनी 2 दूनी 4 पंचे 20। देखो सब अभाज्य संख्या हो गया। ये हुआ 1 दूनी 2 या 6 पंचे 30। उभयनिष्ठ संख्या कॉमन काट दो, 5 5 कट गया, 2 2 कट गया, नहीं ना है। 1 दूनी 2, 1 तिया 3। अब 2/3 में देखो ये 1 कॉमन है, यानी ये 1 बच रहा है, तो 1 गुने 2, नीचे में भी 1 बच रहा है, काटेंगे तो 1/1 होगा। तो 1/1 यानी 1 ऊपर वाला अंश में भी कॉमन है, 1 नीचे वाला में भी कॉमन है। तो अंश बटा हर में 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन हो, तो ऐसी संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो 20/30 को हम लोग सह अभाज्य संख्या में बदले तो यहाँ भी डायरेक्ट काट सकते हैं ना। तो 2/3 हो गया, तो 2/3। अब P है 20, Q है 30, काट करके 2/3 आया। 2 को मान लेते हैं M, 3 को N मान लो। तो P/Q को सह अभाज्य संख्या में बदलेंगे तो एक नई संख्या प्राप्त होगी, जो सह अभाज्य संख्या MN में सिर्फ 1/1, यानी 1 उभयनिष्ठ है, इसके अलावा कुछ नहीं उभयनिष्ठ है। तो P/Q को सह अभाज्य संख्या में बदलने पर मान लेते हैं M/N आता है। समझा? अब P/Q को सह अभाज्य संख्या में बदलने पर माना कि P/Q बराबर M/N आता है। समझ गया ना? तो हम लोग लिख सकते हैं, जहां √5 बराबर दिया हुआ है P/Q,
तो बराबर m/n, इसीलिए √5 बराबर m/n। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको हल करेंगे, तिरछा गुना होगा n√5 बराबर m, दोनों ओर होल स्क्वायर कर दो तो n√5 का होल स्क्वायर बराबर के पहले होल स्क्वायर किए तो आगे भी करेंगे। अब ये हो गया 5n² बराबर m², इसीलिए n² बराबर m²/5 होगा। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है, n² बराबर m²/5। इसका अर्थ है m² को ये 5 विभाजित कर रहा है। तो पीछे का एक थ्योरम याद करो, अगर m² को 5 विभाजित करता है तो m को भी 5 विभाजित करेगा। उदाहरण नहीं न देना होगा, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ m² को 5 विभाजित करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसे n² करेंगे, है ना इसी बात। कैसे? तो देखो, मान लो 15² को 3 विभाजित कर रहा है तो कुछ रिजल्ट आएगा ही। 15² को 3 विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये 3 15 को भी विभाजित करेगा, ऐसा लग रहा है। 15² का मतलब हुआ 15 × 15/3, 3 × 5 = 15 हो गया विभाजित। तो 3 15² को विभाजित करता है तो 15 × 5 = 75 आता है। इसका मतलब 3 15² को विभाजित करता है तो 3 15 को भी विभाजित करेगा। देख लो, 15 में 3 से भाग दो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 होगा ना। तो 15²/3 बराबर 75 हुआ। तो इसी तरह m² को 5 विभाजित करेगा, 15² को 3 विभाजित करता है तो 75 आता है। इसी तरह m² को 5 विभाजित करेगा तो n² आता है। यही n² हो गया यहाँ 75। 75 भी तो किसी का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? तो ये छोटी सी बात है, 75 √75 का होल स्क्वायर है। बोलो, इसका होल स्क्वायर कितना होगा? √75 गुने √75 बराबर 75 हुआ। छोटी सी बात तुम लोगों को नहीं आता है। 5 किसका होल स्क्वायर है? तो √5 का बोल दो ना। तो m²/5, 5 m² को विभाजित करता है तो n² आता है। यहाँ पर ये बताना है, 5 m² को विभाजित करता है तो 5 m को भी विभाजित करेगा। याद करो, a² को अगर b विभाजित करता है, पीछे में थ्योरम पढ़े हो, तो b a को भी विभाजित करेगा। तो इस तर्ज पर हम लोग आगे की बात लिख सकते हैं। 5 m² को विभाजित करता है तो 5 m को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर देखो, ये पंक्ति लिखे हैं 5 m² को विभाजित कर रहा है। ये 5 m² को विभाजित कर रहा है तो 5 m को भी विभाजित करेगा। बतला ही दिए हैं, इसको स्थिति 1 मान लिए। 5 m को भी विभाजित करेगा, ये 5। फिर m को विभाजित करेगा अगर 5 तो कुछ रिजल्ट आएगा। m के जगह मान लो 16 है, m के जगह मान लेते हैं 20 है। तो 20 को 5 विभाजित करेगा तो कितना आएगा? 5 × 5 = 5 का 20 4 आएगा। तो इसी तरह m को 5 विभाजित करेगा तो कुछ न कुछ आएगा। जैसे 20 को 5 विभाजित किया तो 4 आया। तो मान लेते हैं m को 5 विभाजित करेगा तो r आएगा। समझ गया? अब m ये इसीलिए m बराबर कितना? तिरछा गुना करेंगे तो 5r होगा। अब m का मान बैठा देंगे समीकरण 1 में।
m का मान तो समीकरण 1 से √5 बराबर m/n और √5 बराबर m बराबर 5r है तो 5r बटा n होगा। अब तिरछा गुना करेंगे या चलो दोनों बराबर के पहले स्क्वायर कर दो तो आगे भी कर दो तो √5 का स्क्वायर यहीं पर कर देते हैं। दोनों स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर 5 होगा, ये 5 25 r स्क्वायर होगा बटा n स्क्वायर। तिरछा गुना करेंगे तो 5n स्क्वायर बराबर और 5n स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर होगा। बराबर के आगे वाली बात पहले लिख सकते हैं 25r स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर तो 25r स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर और r स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर बटा 25, ये कट करके 5 5 5 25 यानी n स्क्वायर बटा 5 होगा। बोलो इसीलिए r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर बटा 5। यहाँ तक तू लोग समझा? बोलो तो चलो देखो ऐसे उतारना है, तब ऐसे उतारना है, फिर इसको यहाँ पर तू लोग ध्यान दो। r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर बटा 5 यानी हम लोग को आया है चूंकि r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर बटा 5। इसका अर्थ बतलाओ। इसका अर्थ हुआ n स्क्वायर को ये 5 काट रहा है यानी विभाजित कर रहा है तो ये 5n को भी विभाजित करेगा, होगा नहीं सा? तो लिखेंगे यहाँ 5n स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए 5n को भी विभाजित करेगा। इस पंक्ति को हम लोग स्थिति 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये स्थिति एक तुमको यहाँ पर है, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं समझाने के लिए। स्थिति 2 ये पंक्ति हुई। तो स्थिति 1 के अनुसार 5m को विभाजित करेगा। ये 5 जो है इस m को विभाजित कर रहा है। स्थिति 2 के अनुसार 5n को भी विभाजित करेगा, वही 5n को भी विभाजित कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि m के अभाज्य गुणनखंड में 5 छिपा हुआ है, एक तो है ही, और n के अभाज्य गुणनखंड में एक तो है ही। क्यों एक है? m बटा n वास्तव में सह अभाज्य संख्या है जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है। लेकिन स्थिति 1 और 2 बतलाता है m में ऊपर में भी 5 कॉमन है, नीचे में भी 5 कॉमन है। m को ये 5 काट रहा है। स्थिति 1 देख लो, 5m को भी विभाजित करेगा, काट रहा है m को। फिर स्थिति 2 देखो, 5n को भी विभाजित करेगा, वही 5m को काटता है तो वही 5n को भी काटता है, यानी ऊपर नीचे 5 अभाज्य
गुणनखंड में है ना। तो जब ये अभाज्य संख्या है मात्र 1/1, यानी ऊपर नीचे एक कॉमन है, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, इसको हम लोग p/q को अभाज्य में बदल चुके हैं। तो जब ये अभाज्य है तो ये फिर 5 और 5 कहाँ से आ गया? इसका अर्थ है या तो हम गलत माने हैं, √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए गलत रिजल्ट आ गया। कभी भी हम लोग पानी को स्त्रीलिंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पानी पुल्लिंग है। तो इसी तरह ये मान लिया कि पानी स्त्रीलिंग है, ऐसा साबित करके अंत में साबित कर दे स्त्रीलिंग नहीं है, इसका मतलब पुल्लिंग है। तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है इसको अभाज्य में बदले, सिर्फ एक कॉमन आना चाहिए, तो ये 5 कहाँ से आ गया? इसका मतलब हमारा मानना ही गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह डाउट इसलिए पैदा होता है कि शुरू में ही हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये मान लिए, इसीलिए गलत रिजल्ट आया। इसलिए हम लोगों का यह मानना गलत है। इसीलिए √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ से तो लोग ऐसे उतारो फिर ऐसे उतारो, क्लियर हो जाता है। जो बोले हैं उसी को लिख दिए हैं, और अगले पार्ट में फिर इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा।